गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इन्फेंसी या शैशवावस्था के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे ही जन्म के बाद बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है तो उसे एक स्वतंत्र जीव की तरह व्यवहार करना होता है या एक स्वतंत्र जीव की तरह जीवित रहने का प्रयास करना होता है। जैसे ही वो माँ के गर्भ से बाहर आता है तो जन्म अवधि से लेकर 30 मिनट तक की जो अवधि कहलाती है वो पीरियड ऑफ पर्चुनेट की अवधि कहलाती है। उस अवधि में उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड जैसी काटी जाती है वैसे ही वो परजीवी अवस्था से एक स्वतंत्र जीव की पृथक स्पष्ट स्वतंत्र व्यक्ति की अवस्था में आ जाता है। इस अवस्था से लेकर 15 दिन तक की जो अवस्था होती है 15 डेज की जो का पीरियड होता है वो इन्फेंसी पीरियड कहलाता है, जिसे हम शैशवावस्था कहते हैं या पीरियड ऑफ न्यूनेट, नवजात की अवस्था। न्यूनेट मतलब नवजात की अवस्था कहलाता है। ज़्यादातर 2 सप्ताह तक का समय माना जाता है 15 डेज का। और इस अवधि में शुरू में उसका जो वेट है फर्स्ट वीक में डिक्रीज होता है और उसके बाद उसका वेट वो वापस अपने वेट को प्राप्त कर लेता है। जिस वेट का बच्चा जन्म लेता है, जितने पाउंड का, शुरू के 1 वीक में, क्योंकि वो जब बाहर आता है तो बाहर आने के बाद जिस समय जन्म लेता है तो उस समय उसका शरीर फूल जाता है दर्द की वजह से। तो वो जो शरीर फूल जाता है उसको वो डिक्रीज होता है धीरे धीरे 1 वीक में, और 1 वीक के बाद पोषण के साथ साथ उसके वेट में वापस वही स्थिति आ जाती है जो जन्म के समय थी। तो और बहुत सारे एडजस्टमेंट बाहर आने के बाद उसे करने पड़ते हैं। तो ग्रीक भाषा में अगर देखें हम, न्यूनेट का जो अर्थ है, न्यू मतलब नव और न्यूनेट का अर्थ है बॉर्न, मतलब नवजात, नया जन्म लिया हुआ बच्चा। अगर हम इसकी विशेषताओं को देखें तो विशेषताओं में फिजिकल डेवलपमेंट्स जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं नवजात की, उसमें फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड विशेषताएं हैं। सबसे पहले साइज। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका साइज जो है वो लगभग 19.5 इंच का होता है, मतलब 17 से 21 इंच का, 18 से 21 इंच का एवरेज बच्चे की का साइज़ होता है। कम ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे जिनके वो किस पर डिपेंड करता है, साइज़ किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो मैटरनल डाइट, माँ ने किस तरह का खाना खाया है, किस तरह के पोषक तत्व लिए। अगर उसका पोषण घटिया स्तर का है या अच्छा नहीं है, अगर उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है तो उसके बच्चे की लेंथ पर फर्क पड़ता है। लेंथ ऑफ जेस्टेशन, जो गर्भ अवस्था है उसकी लंबाई, उसके ड्यूरेशन, मतलब अगर प्री मैच्योर डिलीवरी है, पोस्ट मैच्योर डिलीवरी है तो उसका भी लेंथ, उसका भी साइज पर फर्क पड़ता है। फेटल एक्टिविटीज़, फेटल एक्टिविटीज़ कैसी हैं, गर्भकालीन अवस्था में बच्चा कितना एक्टिव रहा है। बहुत ज़्यादा जो एक्टिव बच्चे होते हैं वो पतले दुबले होते हैं लेकिन साइज लंबाई अच्छी होती है। लेकिन जो कम एक्टिव बच्चे होते हैं, कम एक्टिविटी दिखाते हैं फीटल पीरियड में, तो उनकी लंबाई कम होती है और थुलथुले से होते हैं, मोटे होते हैं। लेकिन जो बहुत एक्टिव बच्चे होते हैं उनकी, क्योंकि उनका एनर्जी लेवल वैसे ज़्यादा होता है लेकिन एनर्जी डिस्चार्ज ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो पतले दुबले लेकिन एक्टिव बच्चे होते हैं। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है वो भी बहुत बड़ा प्रभाव डालता है फिजिकल डेवलपमेंट पे। ये माना जाता है कि निम्न सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाले परिवारों में जन्म लेने वाले बच्चों की तुलना में उच्च सोशल इकोनॉमिक स्टेटस वाले परिवारों के बच्चे का आकार ज़्यादा अच्छा पाया जाता है या ज़्यादा तंदुरुस्त पाए जाते हैं। इसके बाद बर्थ क्रम, बर्थ ऑर्डर, ऑर्डिनल पोजीशन। एक ही परिवार में जो पहला बच्चा होता है उसकी तुलना में बाद के बच्चों का आकार ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब जो फर्स्ट चाइल्ड होता है
उसके मुकाबले में सेकंड चाइल्ड की हाइट ज़्यादा अच्छी होती है, साइज़ भी ज़्यादा अच्छा होता है। इसके बाद परिवार का साइज़, परिवार का साइज़ कैसा है, कितना मतलब कितने शिशु हैं, ज़्यादा मतलब पहले बच्चे के बाद दूसरे बच्चे के साइज़ में तो फ़र्क पड़ता है, लेकिन अगर बहुत सारे बच्चे हैं तो लास्ट वाले बच्चे की सेहत इतनी अच्छी नहीं होती। क्लाइमेट, अगर क्लाइमेट बहुत ज़्यादा प्रदूषित है तो भी बच्चे के साइज़ पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन अगर अच्छा क्लाइमेट है, अच्छी जलवायु है, तो उसकी वजह से खान पान भी अनुकूल है, तो उसकी वजह से भी बच्चे का साइज़ बहुत सही होता है। इसके बाद आ जाता है फिजिकल प्रोपोर्शन। फिजिकल प्रोपोर्शन में जो फिजिकली प्रोपोर्शन है सिर और बाकी धड़ का प्रोपोर्शन। सिर और धड़ का प्रोपोर्शन वयस्क में 1:7 होता है, जबकि शिशु में ये 1:4 होता है। मतलब 1 भाग सिर और बाकी 4 भाग बाकी का धड़। जबकि बड़े व्यक्ति में अगर हम देखें तो 1 भाग सिर और बाकी 7 भाग बाकी बॉडी। तो कई बार मतलब वयस्क में खोपड़ी और चेहरे का जो अनुपात होता है 1:2 का होता है, खोपड़ी और चेहरे का अनुपात। जबकि शिशु में ये खोपड़ी मतलब सिर ही दिखाई देता है, बाकी बहुत छोटा सा मुंह दिखाई देता है, तो 8:1 का होता है। जो शिशु का चेहरा होता है वो छोटा होता है, चपटा सा होता है, उसके जबड़े अविकसित से होते हैं, नाक चपटी सी लगती है, दांतों का अभाव होता है। सिर की तुलना में भुजाएं, टांगे और पेट छोटा नज़र आता है। पेट बहुत छोटा सा, संकीर्ण सा, फूला हुआ सा नज़र आता है। और अन्य भागों की तुलना में, अन्य अंगों की तुलना में हाथ पैर बहुत छोटे छोटे से नज़र आते हैं, क्योंकि सिकुड़े रहते हैं, स्किन के अंदर छुपे रहते हैं, इसलिए वो बहुत छोटे छोटे से नज़र आते हैं। गर्दन बिल्कुल नहीं के बराबर दिखाई देती है, क्योंकि गर्दन वो बिल्कुल धसी हुई सी या घुसी हुई सी नज़र आती है। उसके बाद अपीयरेंस से रिलेटेड विशेषताएं। अपीयरेंस, आइज़ जो है उनका रंग कुछ दिनों में स्थायी सा बन जाता है। शुरू में कभी माँ के जैसा दिखता है रंग आंखों का, कभी फादर के जैसा दिखता है। और वैसे देखने में आइज़ मैच्योर होती हैं, लेकिन इनकी जो मूवमेंट होते हैं आइज़ के वो अनकंट्रोल्ड होते हैं। नेक, जो नवजात शिशु है उसकी गर्दन इतनी छोटी होती है कि वो लगभग दिखाई ही नहीं देती, सिलवटों में रहती है। जैसे जैसे गर्दन संभालने लगता है बच्चा, 3 महीने का हो जाता है, 2.5-3 महीने का, उसके बाद उसकी गर्दन दिखाई देनी शुरू होती है। इसी तरह बाल बहुत सॉफ्ट होते हैं, बिल्कुल रेशम की तरह मुलायम होते हैं पूरे शरीर पर, कई बार मुंह पर, कई बार पीठ पर, कई बार और बाकी स्किन पर भी बाल नज़र आते हैं। स्किन भी बहुत छोटी, बहुत सॉफ्ट सी गुलाबी से कलर की होती है। और 2 वीक के बाद इसका कलर थोड़ा सा स्टेबल सा होने लगता है स्किन का कलर। मसल्स बहुत सॉफ्ट होती हैं, बहुत मुलायम, बहुत छोटी नरम सी होती हैं, अनकंट्रोल्ड होती हैं। हाथ की और पैर की जो मसल्स हैं वो, उनके मूवमेंट समझ में ही नहीं आते हैं शुरू में, थोड़े दिन बाद उनमें थोड़ा नियंत्रण आना शुरू होता है। बोन कार्टिलेज की बनी होती हैं सारी हड्डियाँ, और बहुत ज़्यादा लचीली और कोमल होती हैं। टीथ, ज़्यादातर बच्चों के दांत जन्म के टाइम नहीं होते हैं। उसके बाद फिजिकल फंक्शनिंग। फिजिकल फंक्शंस किस टाइप के होते हैं? जो बेसल पल्स रेट होता है उनका, बच्चों का जो नाड़ी की गति होती है वो 130 से 150 मिनट के लगभग होती है। कुछ दिनों बाद ये 117 बीट पर मिनट रह जाती है। जबकि अगर हम वयस्क की नाड़ी की गति देखें तो लगभग ये 70 के आसपास होती है। तो पल्स रेट बच्चों का थोड़ा ज़्यादा होता है। इसी तरह रेस्पिरेटरी रेट 40 से 50 श्वसन पर मिनट होते हैं, श्वसन गति पर मिनट होती है। जब 1 सप्ताह के बाद ये 35 हो जाती है। जबकि अगर हम वयस्क की तुलना करें तो वयस्क की जो गति है वो लगभग 18 श्वसन प्रति मिनट 18 श्वसन गति प्रति मिनट होती है। टेम्परेचर की बात करें अगर हम,
तो टेम्परेचर जो वयस्क की तुलना में बच्चों का टेम्परेचर थोड़ा घटता बढ़ता रहता है, या थोड़ा परिवर्तनशील होता है। कभी बहुत ज़्यादा महसूस होगा, कभी एकदम से कम महसूस होगा। सकिंग एंड स्वैलोइंग की जो रिएक्शन है वो जन्म के समय विकसित नहीं होती, धीरे धीरे शुरू में सकिंग करने में मुश्किल होती है। स्वैलोइंग 3-4-5 दिन बाद लगभग आती है। इसीलिए क्योंकि स्वैलो करना मुश्किल से आता है, सकिंग करना तो फिर भी 1 या 2 दिन में सीख जाता है बच्चा। स्वैलोइंग में 2 या 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन भी लग जाते हैं कई बार, तो वो निगल नहीं पाता। इसलिए जो कुछ भी उसे खिलाया जाता है वो आधे से ज़्यादा चीज़ें बाहर निकाल देता है, बार बार बाहर निकाल देता है, और निगलने का प्रयास जैसे ही करता है उसके गले में घुटन होने लगती है। धीरे धीरे मतलब 2nd वीक तक आते आते उसकी स्वैलोइंग की एक्टिविटीज़ प्रॉपर होनी शुरू हो जाती है, और तब तक वो सकिंग के लिए भी अच्छे से तैयार हो जाता है, सकिंग करना भी सीख जाता है। इसीलिए 1st वीक, क्योंकि उसके पोषण में भी दिक्कत होती है, ना वो ढंग से सकिंग कर पाता है, ना स्वैलोइंग कर पाता है, तो इस चक्कर में फीड नहीं ले पाता है, तो इसलिए भी उसके वेट में थोड़ा बहुत लॉस होता है। स्टमक फंक्शनिंग, स्टमक बहुत छोटा सा होता है, सुना ही होगा कि चिड़िया जैसा पेट होता है, और बार बार मतलब कम क्वांटिटी में उसके भोजन ठहर पाता है, और बार बार उसे कुछ ना कुछ फीड कराने की ज़रूरत होती है। डाइजेशन भी बहुत अच्छा नहीं होता है शुरू में, इसीलिए बार बार उल्टी होती रहती है। कई बार मतलब टॉयलेट का प्रेशर भी बार बार बनता रहता है, थोड़ा थोड़ा करता रहता है। यूरिनेशन की भी बार बार वो होती है। स्टमक की फंक्शनिंग बहुत अच्छी नहीं होती है शुरू के 1-1.5 वीक बाद। जब वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट सा होने लगता है बच्चा, उसके बाद उसकी स्टमक की फंक्शनिंग प्रॉपर हो जाती है। नींद भी छोटे बच्चे की, मतलब जो नियोनेट है उसकी नींद भी मतलब रेगुलर नहीं होती। कई बार बहुत बहुत देर सोता रहता है, कई बार बिल्कुल नहीं सोता है। शुरू में सोता काफ़ी है, अधिकतर बच्चे ज़्यादा सोते हैं, लेकिन कुछ बच्चे बहुत कम सोते हैं। थोड़ी सी भी पीड़ा होती है, भूख होती है, तो उसकी नींद बार बार उसकी नींद उचट जाती है। हार्ट बीट, वयस्क की तुलना में नवजात शिशुओं की हार्ट बीट ज़्यादा तेज होती है। इसके बाद आता है मोटर एक्टिविटीज़ का पार्ट। मोटर एक्टिविटीज़ में मास एक्टिविटीज़ होती हैं और स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ होती हैं। मास एक्टिविटीज़ में जब भी कोई रिएक्शन करता है बच्चा, तो पूरे शरीर के साथ करता है। ये नहीं है कि उसे अगर हाथ से रिएक्ट करना है तो हाथ से रिएक्ट करेगा, पैर से रिएक्ट करना है तो पैर से रिएक्ट करना है। आप उसके जरा सा भी टच करोगे तो वो पूरे शरीर के साथ रिएक्ट करेगा, उसी तरफ अपना पूरा शरीर झुका देगा। और जो मास एक्टिविटीज़ हैं उनमें मतलब कोई कंट्रोल बहुत ज़्यादा नहीं होता। उसके सिर की गतियाँ थोड़ी कम होती हैं, हाथ पैरों की थोड़ी सी गतियाँ, पैरों की सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं गतियाँ, और इनमें कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं होता, और इसकी वजह से उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो जाती है। उसके बाद आती हैं स्पेसिफिक क्रियाएँ। स्पेसिफिक या विशिष्ट क्रियाएँ, इनमें मेन पार्ट जो है वो रिफ्लेक्सेस का है। रिफ्लेक्सेस ऐसी क्रियाएँ होती हैं जो मतलब शिशु की, मतलब नवजात शिशु की अवस्था में कुछ रिफ्लेक्सेस, बेसिक रिफ्लेक्सेस दिखाई देते हैं, जिसमें ब्लिंकिंग, जरा सी भी रोशनी देखकर वो तेज प्रकाश देखकर एकदम पलक झपकाता है। रूटिंग, जब बच्चे के गाल को टच किया जाता है तो नवजात शिशु उस स्पर्श की तरफ मुड़ जाता है और कोशिश करता है जो चीज़ छुआई जा रही है उसे मुंह में लेने का प्रयास करता है, और उसकी होठ की और जीभ की गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को हम रूटिंग कहते हैं। सकिंग, जरा सा भी उसके आसपास कुछ होठों के आसपास रखा जाता है तो उसकी सकिंग की रिएक्शन शुरू हो जाता है। अगर आप उंगली भी टच करेंगे उसके बच्चों के होठ पर तो वो सक करना शुरू कर देगा, पकड़ लेगा और सक करना शुरू कर देगा। इसी तरह मतलब निप्पल वगैरह अगर या उसे फीड कराना हो तो उसको उसके आसपास आते ही वो सक करना शुरू कर देता है। टॉनिक नेक,
जब बच्चे को पीठ के बल लेटाया जाता है और उसके सिर को एक तरफ घुमा दिया जाता है, तो वह उसी तरफ, जिस तरफ उसके सिर को किया गया है, उसी तरफ अपने टांगों और भुजाओं को फैलाता है। मोरो, अगर जब बच्चे को कोई तेज शोर सुनाई देता है तो वो उसका सिर एकदम से लटक जाता है और अपने हाथ पैरों को बहुत तेजी से इधर उधर फेंकने लगता है, उंगलियां फैलाने लगता है, गर्दन लंबी करने लगता है और चीखें मारने लगता है। बेबिंस्की में बच्चे के तलवे पर, अंगूठे से लेकर तलवे एड़ी तक तलवे पर अगर थपथपाया जाता है तो उसकी उंगलियां, पैरों की उंगलियां फैल जाती हैं। ग्रेस्पिंग, अगर बच्चे के हथेली के आसपास कुछ लाया जाता है या हथेली को थपथपाया जाता है तो वो उसे पकड़ने का प्रयास करता है। इसके बाद आते हैं जनरल रिएक्शन। जनरल रिएक्शंस में जो है ये मतलब ऐसा नहीं है केवल रिफ्लेक्स एक्शन ही दिखाता है बच्चा, कुछ सामान्य क्रियाएं भी करता है जो स्थूल क्रिया से कुछ सामान्य होती है। हाथ पैर टांगों को हिलाना, पकड़ने के प्रयास में पूरे शरीर को एक तरफ कर लेना, किसी चीज को अपने से दूर करना है तो पूरे प्रयास के साथ टांगे उस पर मारना, और दोनों भुजाओं को बिना तालमेल के भी घुमा सकता है। तो कुछ सामान्य अनुक्रियाएं भी बच्चे में दिखाई देती हैं। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन लेवल, कि बच्चे का कम्युनिकेशन कैसा है। इस समय बच्चे में कम्युनिकेशन के लिए कोई लैंग्वेज तो होती नहीं है, वो अपनी बात किस तरह से समझाता है, लेकिन फिर भी कुछ गेस्चर होते हैं उसके और कुछ चीख होती हैं, इनके माध्यम से वो अपनी बात समझाने का प्रयास करता है। उसमें गैस्पिंग, कफिंग, इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं जिसके माध्यम से वो अपनी बातें समझाता है। बर्थ क्राई, ये भी रिफ्लेक्स एक्शन ही होता है। वोकल कॉर्ड से उत्पन्न जो आवाज़ें, गरल गरल की आवाज़ें करता है, उसके माध्यम से मतलब बहुत सारी ऐसी संचार के साधन होते हैं जिसके माध्यम से हंसने रोने से हमें पता लग जाता है कि वो अपनी बात किस तरह से कहने लगता है। आप को लगता है कि हर समय रोने से क्या उसे उसकी माँ उसे दूध पिला देती है, लेकिन उसके रोने का मतलब दर्द होता है तो उसकी रोने की आवाज़ अलग होती है, भूख लग रही होती है तो उसकी आवाज़ अलग होती है, गीला हो जाता है बच्चा तो उसकी आवाज़ अलग होती है। तो आप अगर 5-7 दिन लगातार बच्चे के पास, किसी दूसरे बच्चे के पास भी अगर आप रहें तो आपको समझ में आने लगती है कि किस समय वो किस तरह क्या चीज़ बताना चाहता है। कि बच्चा गीला होता है तो उसकी आवाज़ अलग होती है, भूख लग रही होती है तो रोने की आवाज़ अलग होती है। तो वो उसकी आवाज़ की जो पिच होती है उससे पता लग जाता है कि उसे किस चीज़ की आवश्यकता है। तो कम्युनिकेशन वो अपना रोने के माध्यम से ही, जो मेन कम्युनिकेशन है उसका रोने चिल्लाने और उसके उत्तेजना की तीव्रता पर निर्भर करता है। थोड़े दिनों बाद मतलब 5-7 दिन बाद थोड़ा अलग सी एक्सप्लोजिव सी साउंड करने लगते हैं, जैसे दूध पीते समय अलग सी आवाज़ निकालते हैं, मुंह में हाथ डाल लेते हैं तो अलग सी आवाज़ निकालते हैं। तो ये भी मतलब उनका कम्युनिकेशन का तरीका है और उसके आधार पर उनकी स्पीच का डेवलपमेंट होता है या उनकी मतलब भाषा का विकास धीरे धीरे इसी की सहायता से बाद में होता है। उसके बाद आता है सेंसरी डेवलपमेंट। जो सेंसेस हैं वो किस तरह से डेवलप होते हैं। विज़न की बात, आइज़ की बात हुई थी कि आइज़ देखने में मैच्योर लगती हैं पर पूरी तरह से मैच्योर नहीं होती है, लेकिन ये लगता है कि ब्राइटनेस को के बारे में डिस्क्रिमिनेट करने में सक्षम होता है नवजात शिशु। आंखें पूरी तरह से विकसित नहीं होती हैं लेकिन बेसिक फंक्शनिंग कर पाती हैं, किसी चीज़ पर बहुत देर ठहर नहीं पाती हैं लेकिन फिर भी बेसिक फंक्शनिंग के लिए तैयार होती हैं। जो श्रवण संवेदना है वो डिफरेंट टाइप की जो साउंड्स हैं उन्हें डिस्क्रिमिनेट करने में सफल हो जाता है। 2 या 3 दिन के अंदर अंदर बच्चा माँ की आवाज़ और बाकी आवाज़ों में थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर देता है। जो लोग उसके आसपास होते हैं उनकी आवाज़ और किसी नए अजनबी की आवाज़ में अंतर करना पहचान लेता है। ये माना जाता है कि कुछ ही दिनों में मतलब 15 दिनों के आसपास, 13, 14, 15 दिनों में अपने रोने में और दूसरे शिशु के रोने के आवाज़ में अंतर महसूस होना शुरू हो जाता है। अगर बाई चांस 2 बच्चे एक साथ
हुए हैं। जरूरी नहीं है जुड़वा ही दो बच्चे एक साथ हो सकता, कई बार एक ही फैमिली में दो बच्चे एक साथ होते हैं तो वो अपनी रोने की आवाज़ में और दूसरे के रोने की आवाज़ में अंतर महसूस करना शुरू कर देता है। मतलब 3 से 4 दिन में जो उसकी ऑडिशन है, ऑडिटरी एबिलिटीज़ हैं, वो डेवलप होनी या मतलब उनके डेवलपमेंट के साक्ष्य दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद गस्टेशन में मतलब जो स्वाद संवेदना है, डिफरेंट टाइप के जो टेस्ट हैं उन्हें पहचानता है। कड़वे के प्रति उसकी रिएक्शन अलग होती है, आप उसे कुछ चटाते हो। शहद के प्रति उसकी रिएक्शन बिल्कुल अलग होती है। तो नमकीन, मीठे, कड़वे और तीखे, चारों तरह की संवेदनाएं वो आराम से बता देता है। और मतलब जो उसके लिए प्लीजेंट होता है, जैसे मीठा ही प्लीजेंट होगा तो मीठे के प्रति उसकी आनंद की अनुभूति उसके चेहरे पर दिखाई देती है, और जो उसे अनप्लीजेंट रखता है उसके प्रति वो रोता है या अपने शरीर को सिकोड़ता है। ऑल्फैक्शन, गंध के प्रति जो संवेदना है वो ये माना जाता है कि जन्म के समय बिल्कुल फुल्ली डेवलप्ड होते हैं, और आनंददायक जो प्लीजेंट स्मेल हैं उनके प्रति उसकी प्लीजेंट रिएक्शन होते हैं, और जो अनप्लीजेंट स्मेल होती हैं उनके प्रति उसकी उससे दूर सिर दूर कर पटक कर और या रोकर वो अपना रिएक्शन देता है। उसके बाद आता है स्किन सेंसेशन। स्किन बहुत सेंसिटिव होती है छोटे बच्चे की, स्पर्श की, ताप की, प्रेशर की, इन सब की अनुभूतियाँ बहुत आराम से वो बता पाता है या बहुत अच्छे से शो कर पाता है। गर्म के प्रति, ठंडे के प्रति, गर्म और ठंडे में ठंडे के प्रति उसकी संवेदना ज़्यादा विकसित होती है। दुख के प्रति संवेदना धीरे धीरे विकसित होती है। मतलब अगर उसे अनप्लीजेंट लगता है कोई भी रिएक्शन, कोई भी टच, तो उसके प्रति वो मतलब तुरंत से रिएक्ट करता है। कोई भी पेन होता है, कहीं दबाव पड़ रहा है, कोई उंगली दब गई, कोई स्किन का कुछ दब गया, तो वो तुरंत से मतलब रिएक्शन करता है। अगर टच और प्रेशर की बात करें तो फेस के वाले पोर्शन पे बहुत ज़्यादा होता है, पेट पे बहुत ज़्यादा होता है, जांघों और भुजाओं पे भी होता है, लेकिन पेट पर और सबसे ज़्यादा चेहरे पर होता है। होठ जो होते हैं वो बड़े सेंसिटिव होते हैं और बहुत ज़्यादा संवेदनशील पाए जाते हैं। इसके बाद ऑर्गेनिक संवेदनशीलता, जैसे ही मतलब भूख के प्रति क्रैम्प्स, हंगर क्रैम्प्स को भी पहचानने लायक हो जाता है। जैसी भूख का अनुभव करने लगता है, गले सूखने का अनुभव करने लगता है, और उसके अकॉर्डिंग वो रिएक्शन देना शुरू कर देता है। उसके बाद आता है इमोशनल डेवलपमेंट। जो इमोशनल डेवलपमेंट है उसमें ये माना जाता है कि चेहरे की अभिव्यक्तियों के आधार पर उसके संवेगों को पहचाना जा सकता है, और कुछ विशिष्ट उद्दीपकों के साथ शिशु में कुछ नए संवेगों को भी उत्पन्न किया जा सकता है। बेसिकली भय, डर, क्रोध और प्रेम, ये 3 संवेग वॉटसन ने बताया कि नवजात शिशु में पाए जाते हैं। जो चीज़ें प्लीजेंट लगती हैं उनके प्रति वो प्रेम की या सुखात्मक अनुभूति देता है, लेकिन जो चीज़ें उसे डर दिखाती हैं या जिससे उसे बुरा लगता है वो अनप्लीजेंट उसके लिए रिएक्शन देता है। जो भी चीज़ उसे अच्छी लगती है, जब फीड कराते हैं उसे तो कितना प्लीजेंट रिएक्शन देता है वो अपने फेस पर, और जैसे ही कोई तेज शोर सुनता है या कुछ भी उसे पीड़ा होती है तो वो अनप्लीजेंट रिएक्शन देता है, रोने की, हंसने या रोने की रिएक्शन देता है। इसके बाद आती है कैपेसिटी टू लर्न। जो नवजात शिशु होता है उसकी लर्निंग कैपेसिटी बड़ी अच्छी होती है। कई क्लासिकल कंडीशनिंग के माध्यम से बहुत शीघ्रता से सीखता है, बहुत तेज़ी से उसमें सीखने की क्षमता होती है। अगर छोटे बच्चे के माथे पर स्ट्रोक करके उसके कुछ सेकंड बाद मीठा घोल दिया जाए या कुछ भी सिरप दिया जाए, तो उसे जैसे ही माथे पे आप स्ट्रोक करेंगे अगली बार वो तुरंत उसके लिए मुंह चलाना शुरू कर देगा। 3-4 बार में आप मतलब इस तरह की पेयरिंग करो तो बहुत जल्दी वो सीख जाता है। इसी तरह
जो कंडीशन फियर होते हैं उन्हें बहुत जल्दी विकसित नहीं कर पाते, लेकिन आप प्लीजेंट रिएक्शन के लिए आप इस तरह की कोई कंडीशनिंग करें तो वो बहुत जल्दी सीख पाते हैं। तो सीखने की योग्यता, इसी तरह ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू भी सीखने की योग्यता वो रखते हैं कि अगर आप कोई उनके किसी रिएक्शन पर, उनके हंसने पर, उनके रोने पर जैसा आप रिएक्शन करते हैं वो धीरे धीरे उस हिसाब से, मतलब अगर आप पनिशमेंट देते हैं या आप उन्हें प्यार करते हैं तो उस तरह के रिएक्शन करने या उस तरह के काम करने सीख जाते हैं। उसके बाद आता है इंडिविजुअलिटी, वैयक्तिकता। हर एक व्यक्ति, चाहे हम कोई जुड़वा बच्चा हो, चाहे सगा भाई बहन हो, लेकिन हर एक व्यक्ति अपने आप में इंडिविजुअल होता है, अपने आप में वैयक्तिक होता है, यूनिक होता है। किन्हीं भी दो व्यक्तियों की अपीयरेंस बिल्कुल एक सी नहीं हो सकती। चाहे जुड़वा बच्चे हों फिर भी उनमें कुछ ना कुछ भिन्नता जरूर होती है, चाहे व्यवहारगत भिन्नता हो, चाहे अपीयरेंस से रिलेटेड डिफरेंस हो, और चाहे हेरिडिटिकली इक्वल होते हुए भी उनमें कुछ ना कुछ, हेरिडिटिकली भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इक्वल है, हेरिडिटिकली भी इक्वल ना होकर और मतलब अपीयरेंस में भी उनमें इक्वलिटी, बिल्कुल इक्वलिटी नहीं पाई जाती। कुछ सुप्त क्षमताएं होती हैं और कुछ जागृत क्षमताएं होती हैं, जिनके दोनों के माध्यम से कोई भी नवजात शिशु अपनी वैयक्तिकता को प्रदर्शित करता है। टाइप ऑफ बर्थ, जन्म का प्रकार। जो सिजेरियन शिशु हैं या जो नॉर्मल डिलीवरी से सामान्य ढंग से जन्म लेने वाले शिशु होते हैं, उनमें ये माना जाता है सिजेरियन शिशु जो हैं वो कम एक्टिव होते हैं और कम रोते हैं, सक्रिय नहीं होते हैं। माता पिता द्वारा ली गई मेडिकेशन की वजह से भी शिशुओं में तुलनात्मक अंतर देखा जाता है। जिनकी माताओं ने ज़्यादा दवाइयाँ ली हैं, उनके बिहेवियर में डिस्टॉर्शन ज़्यादा पाया जाता है, जबकि जो सामान्य दशाओं में जिनके माताओं ने कम दवाइयाँ ली होती हैं उनका व्यवहार ज़्यादा संगठित पाया जाता है। न्यूनेट की एज, बर्थ के टाइम, जो बच्चे सामान्य गर्भावस्था को पूर्ण करने के बाद जन्म लेते हैं, उनकी वो ज़्यादा एक्टिव पाए जाते हैं। जो कम या ज़्यादा अवधि वाले होते हैं उनकी अपीयरेंस और उनके विकास के स्तर अलग दिखाई देते हैं और वो अलग से पहचाने जा सकते हैं। इस इनहेरिटेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये माना जाता है कि समरूपी यमज, आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़कर सभी शिशु परस्पर भिन्न मानसिक और शारीरिक विशेषताओं वाले होते हैं। मतलब कुछ ना कुछ उनमें शारीरिक और मानसिक विशेषताएं अलग होती हैं। ऐसा नहीं है आइडेंटिकल ट्विंस में शारीरिक और मानसिक विशेषताएं एक सी होती हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी मिलती जुलती हैं, लेकिन अलग जरूर होती हैं, कुछ ना कुछ अलग जरूर होता है। प्रीनेटल कंडीशंस, गर्भावस्था की जो भूमिका है वो भी बहुत महत्वपूर्ण वो रखती है इसमें, इंडिविजुअलिटी में, कि अगर गर्भावस्था में किस तरह का पोषण है, किस तरह की देखभाल हुई है, वो सारी स्थितियाँ भी, प्रीनेटल कंडीशन भी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन रखने में बड़ी कारगर हैं। मस्तिष्कीय क्षति डिलीवरी के टाइम या ड्यूरेशन, मतलब प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में किसी भी तरह की मस्तिष्कीय क्षति उसके व्यवहार को नॉर्मल नहीं रहने पर देती और विकास का स्तर सामान्य नहीं रह पाता। जन्म के बाद की केयर की वजह से भी इंडिविजुअल एक समय में जन्मे दो बच्चों में भी अगर पोस्ट नेटल केयर में डिफरेंस है तो उनके विकास में भी अंतर पाया जाता है। माता पिता की प्रत्याशाएं, जिस तरह की माता पिता की प्रत्याशाएं होती हैं, उनका एटीट्यूड होता है, उसका प्रभाव भी इंडिविजुअलिटी पर पड़ता है और व्यक्ति के विकास में ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं कि हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, किस तरह का बच्चा एक्सपेक्ट करते हैं। अगर हमारी एक्सपेक्टेशन किसी तरह के टिपिकल टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स वाले बच्चे की है और वैसा नहीं है हमारा बच्चा, तो हम उसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पाते और इसलिए भी उसका प्रभाव भी बच्चे के विकास में, बच्चे की इंडिविजुअलिटी में, बच्चे की वैयक्तिकता में पड़ता है।
इसके अतिरिक्त कुपोषण, मादक पदार्थों का सेवन, प्रेगनेंसी के टाइम माता का जो क्लाइमेट है, जलवायु है, उन सब का प्रभाव भी बच्चे की इंडिविजुअलिटी पर पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें प्रीनेटल डेवलपमेंट में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इसके बाद आते हैं हैज़र्ड्स। हैज़र्ड्स के लिए कि कौन कौन से हैज़र्ड्स पाए जाते हैं। हैज़र्ड्स को हम नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में डिस्कस करते हैं।